God has endowed the British race with a worldwide empire. London, the city of dreams and one of the wealthiest urban areas in the world. एक साल, एक डेकेड या शायद एक सदी की गलती, हिसाब लगाना मुश्किल है, लेकिन दर्द साफ दिख रहा है. The Health Secretary, Wes Streeting, says the NHS is being hit by a tidal wave of flu. एक ऐसा देश जिसने पूरी दुनिया को लूटा, एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा करा, फ्री के खाने की इतनी आदत लग गई कि आज इस देश में कोई काम नहीं करना चाहता. कर्जा आसमान छू रहा है, कोई नई टेक्नोलॉजी लाना तो छोड़ो, आज इस देश में सरकारी हॉस्पिटल में चेकअप करवाने के लिए 7 महीने की वेटिंग है. The waiting list for elective care has reached a new record of almost 7.7 million. शायद बुरे कर्म का इंसाफ सिर्फ इंसानों के साथ नहीं बल्कि देश के साथ भी होता है. मैं हूं आपका दोस्त सत्य गुप्ता और आज हम बात करेंगे एक ऐसी जगह की जहां कभी सूरज डूबता नहीं था. आज बात करेंगे उस जगह की जहां लोग लाइनों में खड़े हैं बस डॉक्टर से मिलने के लिए. सोचो, एक छोटा सा आइलैंड, लेकिन इस आइलैंड का परचम था इंडिया में, अफ्रीका में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, यानी दुनिया के कोने कोने में. और इस आइलैंड का एक फसाना था, द सन नेवर सेट्स ऑन द ब्रिटिश एम्पायर. मतलब इतना बड़ा था इनका राज कि जब भी एक तरफ दुनिया में अंधेरा चाहता तब भी उनके किसी ना किसी कब्जे किए हुए देश में सूरज चमकता था. यही था द ग्रेट ब्रिटेन, दुनिया का ठेकेदार और सबका मालिक. और आज वही ब्रिटेन अपने लोगों को अपने नेशनल हेल्थ सर्विस यानी सरकारी हेल्थ केयर में सिर्फ एक डॉक्टर अपॉइंटमेंट के लिए 7 महीने तक वेट करवा रहा है. हॉस्पिटल का दरवाजा 72 लाख लोगों की लाइन में छुप गया है जो नजर नहीं आता. डॉक्टर दूर है लेकिन दर्द पास है. और यही आयरनी और यही ट्रेजेडी है. सुन के शॉकिंग लग रहा है ना. ब्रिटेन अपनी पीक पे 65 से 70 कंट्रीज पे राज करता था, दूसरे देशों को बर्बाद करके अपना देश बढ़ता था. और आज हालत देखो. अब ये डेट याद करो, 4 जुलाई 2024, अमेरिका का इंडिपेंडेंस डे. और इसी दिन ब्रिटेन में एक अलग तरह की आजादी आने वाली थी. इलेक्शन रिजल्ट्स आ रहे थे और 14 लंबे साल से कंजर्वेटिव पार्टी का ब्रिटेन पर राज था. डेविड कैमरन से शुरू हुआ, फिर थेरेसा मे, फिर बोरिस जॉनसन, फिर लिज ट्रस और फिर ऋषि सुनाक, जिसमें 2022 के कुछ ही महीनों में 3 पीएम बदल चुके थे ब्रिटेन में, जिसमें से लिज ट्रस फेमस बन चुकी थी ब्रिटेन हिस्ट्री में विद द शॉर्टेस्ट पीएम ड्यूरेशन ऑफ जस्ट 45 डेज. एक के बाद एक आते गए और जाते गए. फिर 4 जुलाई 2024 को पब्लिक ने कहा बस. इलेक्शन रिजल्ट वाले दिन लेबर पार्टी 411 सीट जीती 650 में से. 1997 के बाद इतनी बड़ी मेजॉरिटी कभी नहीं आई थी और पीएम बने कीयर स्टारमर. लोग सड़कों पे थे, खुश थे क्योंकि स्टारमर का सीधा वादा था चेंज बिगिंस नाउ. Change begins now. ब्रिटेन अब आम आदमी के लिए भी उतना ही है जितना अमीरों के लिए. और लोग जो 14 साल से थक चुके थे उन्होंने स्टारमर पर उम्मीद रखी कि नेशनल हेल्थ सर्विस ठीक होगी, उम्मीद रखी कि घर मिलेंगे और उम्मीद रखी कि जिंदगी थोड़ी आसान होगी. दोस्तों, बस एक साल बीता है तो अब देखते हैं कि अभी क्या हिसाब है. पब्लिक डेट यानी सरकार का उधार जीडीपी का 95.6% हो चुका है. इतना ज्यादा 1960s के बाद पहली बार हुआ. इकोनॉमिक ग्रोथ देखो तो ब्रिटेन की ग्रोथ G7 कंट्रीज में सेकंड वर्स्ट है विद जस्ट 0.7%. एनएचएस वेटिंग लिस्ट में अभी 72 लाख लोग हैं और इस टाइम स्टारमर की पॉपुलैरिटी नेट फेवरेबिलिटी स्कोर में -47 पे है. दुनिया के डेमोक्रेटिक लीडर में वो 3 सबसे नापसंद लीडर्स में से एक हैं. लेकिन रुको, आप सोच रहे होंगे कि अभी तो बस 1 साल हुआ है, टू सून टू जज, राइट? यही सोच रहे हो ना. दोस्तों, उम्मीद जगा के तोड़ने के लिए 1 साल बहुत लंबा समय होता है. तो चलो स्टारमर के ब्रोकन प्रोमिसेस देखते हैं एक एक करके. पहला, स्टारमर ने कहा था वर्किंग पीपल पे टैक्सेस नहीं बढ़ाऊंगा और वो काफी क्लियर थे. लेकिन वेजेस पर टैक्सेस इतनी तेजी से बढ़े कि पूरी दुनिया के अमीर देशों में ये सबसे तेज रेट था.
दूसरा वादा था 15 लाख नए घर बनाऊंगा, हर साल 3 लाख नए घर, लेकिन रिजल्ट लास्ट ईयर नए घर बनाने के अप्रूवल्स रिकॉर्ड लो पे थे। Home building approvals dropped to 20-year lows. It's the sharpest drop on record. The January building approvals were 27.6% lower than December. सिर्फ 2,21,000 नए अप्रूवल्स हुए। ये तो सिर्फ अप्रूवल्स हैं, एक्चुअल कंस्ट्रक्शन तो और भी पीछे है। तीसरा वादा, इंग्लिश चैनल पे इलीगल बोट्स रोकना जिसमें बैठ के इलीगल माइग्रेंट्स ब्रिटेन में घुसते हैं। इंग्लिश चैनल दोस्तों वो समुद्री रास्ता है जो ब्रिटेन को बाकी यूरोप से अलग करता है, लेकिन पिछले एक साल में 70,000 लोग इन बोट से आए, जो 13% ज्यादा था उससे पिछले साल से। और इसके अलावा पर्सनल स्कैंडल्स भी हैं। ब्रिटेन की डेप्यूटी पीएम एंजेला रेनर टैक्स स्कैंडल में फंसी। ब्रिटिश एम्बेसडर पीटर मैंडलसन जेफरी एप्स्टीन के बेस्ट फ्रेंड निकले। हाँ, वही एप्स्टीन जो सारे गलत काम के लिए रिसेंटली फेमस हुआ था। जब आपका एम्बेसडर एप्स्टीन का दोस्त निकल जाए तो समझ जाओ बहुत कुछ ऑलरेडी टूट चुका है। अब देखो, मैं स्टारमर का कोई दुश्मन नहीं हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप समझो कि ये प्रॉब्लम की जड़ स्टारमर खुद नहीं है। वो इस वक्त ऐसी गाड़ी पे सवार है जिसके ब्रेक्स 18 साल पहले ही कट चुके थे। तो असली दिक्कत कब और कैसे शुरू हुई? 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, जिसमें लेमन ब्रदर्स डूबे, पूरी दुनिया हिली और उस दौरान ब्रिटेन को भी झटका लगा और वो कभी इससे रिकवर नहीं हो पाया। ये स्टैटिस्टिक्स देखो, अगर 2008 के बाद ब्रिटेन उसी ग्रोथ पे चलता रहता जिस पे वो 2008 से पहले चल रहा था, तो आज एक आम ब्रिट की सैलरी होती 52,500 पाउंड्स, लेकिन आज एक्चुअली सैलरी है 38,000 पाउंड। मतलब एक आम ब्रिट आज 31% कम कमा रहा है जितना वो कमा सकता था। लेकिन क्यों? क्योंकि प्रोडक्टिविटी रुक गई है। वर्कर्स ज्यादा घंटे काम तो कर रहे हैं, लेकिन आउटपुट अभी भी उतना ही खड़ा है जितना पहले था। सिस्टम अंदर से खोखला हो चुका है बिना नई टेक्नोलॉजी के। और ये इसलिए हुआ क्योंकि दो बड़े फैसलों ने ब्रिटेन को तोड़ दिया। पहला, ऑस्टेरिटी यानी खर्चा कम करना। Austerity. Tory austerity. 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 This is the fundamental debate in this country and across Europe. दोस्तों, 2010 में ब्रिटेन के पीएम डेविड कैमरन और उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर जॉर्ज ऑसबॉर्न ने डिसीजन लिया खर्चा कम करने का, जिससे सरकार का डेफिसिट कम हो। और थ्योरी में ये सब सही लगता है, लेकिन एग्जीक्यूशन में एजुकेशन में कट किया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर में, रिसर्च में और बिजनेस डेवलपमेंट में। एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का बजट 5 सालों में रियल टर्म्स में यानी इन्फ्लेशन एडजस्ट करके 18% से गिर गया। ये ऐसा था जैसे एक फैक्ट्री में मशीन खराब हो रही हो और उसे रिपेयर करने की बजाय मशीन ही बंद कर दी जाए। थोड़ा पैसा बचाने के चक्कर में भविष्य गवा दिया गया। दूसरा फैसला, ब्रेक्जिट 2016 में ब्रिटेन ने वोट किया यूरोपियन यूनियन से बाहर निकलने के लिए। 52% जनता ने बोला हाँ निकलो। मैं इधर ब्रेक्जिट की पॉलिटिकल डिबेट नहीं करूंगा, लेकिन इकोनॉमिक्स काफी क्लियर है। इकोनॉमिस्ट का एस्टीमेट है ब्रेक्जिट ने ब्रिटेन की प्रोडक्टिविटी को 3 से 4% परमानेंटली कम कर दिया है। जीडीपी पर कैपिटा यानी हर इंसान की इकोनॉमिक हिस्सेदारी 6 से 8% गिर गई है। दोस्तों, ये सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, ये असली घर हैं जो अफोर्ड नहीं हो रहे। ये रियल डॉक्टर्स का सवाल है जो यूरोप से अब ब्रिटेन नहीं आ रहे। ये रियल एक्सपोर्ट्स हैं जो पहले के मुकाबले अब कम हो गए हैं। और ये रियल जिंदगी है जो अब और ज्यादा मुश्किल हो गई है। और फिर आई और मुश्किल की घड़ी जिसने पूरी दुनिया को इंपैक्ट किया और ब्रिटेन को थोड़ा ज्यादा किया। कोविड आया, फिर रशिया ने यूक्रेन पे हमला किया, जिसकी वजह से ऑस्टेरिटी के टाइम पर करी हुई सेविंग एक झटके में खत्म हो गई। गवर्नमेंट ने इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए मैसिव स्पेंडिंग करी और एनर्जी प्राइसेस आसमान के ऊपर चले गए। और अब ब्रिटेन के पास है सिर्फ हाई डेट, स्लो ग्रोथ, खराब पब्लिक सर्विस और सिर्फ ब्याज यानी इंटरेस्ट पेमेंट जो गवर्नमेंट की पूरी कमाई का 8% खा जाता है। ब्रिटेन अब फंस चुका है। पैसा खर्च भी किया, इकोनॉमी फिर भी नहीं बढ़ी, लेकिन कर्जा बढ़ गया। तो अब इन सब के बीच में स्टारमर आते हैं और उनकी दुविधा यह है कि वो इन प्रॉब्लम्स का सलूशन जानते हैं कि इन्वेस्ट करो, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करो, टेक्नोलॉजी बनाने में पैसा डालो, पब्लिक सर्विसेज को फंड करो, लेकिन पैसा आएगा कहां से? गवर्नमेंट पहले से कर्जे में डूबी हुई है। टैक्सेस बढ़ाए तो पब्लिक नाराज होती है और मार्केट से बोरो करो तो इंटरेस्ट पेमेंट कैसे अफोर्ड होगी? हर तरफ से रास्ता बंद दिख रहा है उनके लिए। दोस्तों, ये ऐसी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है जो सालों से बनी है, महीनों में सुधर नहीं सकती। लेकिन पब्लिक को ये इकोनॉमिक्स नहीं सुननी, उनको रिजल्ट चाहिए। और जब रिजल्ट नहीं मिलते तो पब्लिक नए ऑप्शन ढूंढते हैं। और इधर आता है और डरावना पार्ट।
2020 में 46% ब्रिट्स ये मानते थे कि उनका देश डिवाइडेड है कल्चर वाइज वॉर की वजह से। 2025 में ये नंबर पहुंच गया 67% पे। 5 सालों में एक्सट्रीमिज्म और ज्यादा बढ़ चुका है और पॉलिटिकल स्पेस में नए प्लेयर्स आ चुके हैं। एक तरफ है नाइजल फराज और उनकी रिफॉर्म पार्टी। ये वही फराज है जिन्होंने ब्रेक्जिट जितवाया था और अब कई कंजर्वेटिव पार्टी के मिनिस्टर्स भी फराज की साइड पे शिफ्ट हो गए हैं। दूसरी तरफ है ग्रीन्स पार्टी, जैक पोलंस्की के लीडरशिप में एक प्रोग्रेसिव लीडर और एनवायरमेंटलिस्ट जो लेबर पार्टी का बेस खा रहा है। रिफॉर्म पार्टी ये कहती है कि 90 बिलियन पाउंड का टैक्स कट देंगे। एक बार ये सुन के रुको जरा। 2022 में लिज ट्रस ने 45 बिलियन के अनफंडेड टैक्स कट अनाउंस किए थे, जिसकी वजह से पाउंड क्रैश हुआ था, गवर्नमेंट बॉन्ड्स क्रैश हुए थे और बैंक ऑफ इंग्लैंड को इमरजेंसी डिक्लेयर करनी पड़ गई थी। और इसके बाद लिज को 45 डेज में पीएम की कुर्सी से हटा दिया गया था और अब रिफॉर्म पार्टी लिज ट्रस से डबल टैक्स कट की बात कर रही है। और दूसरी तरफ ग्रीन्स पार्टी बोल रही है 170 बिलियन पाउंड का टैक्स बढ़ाओ, जिसमें से 90 बिलियन कार्बन टैक्स से आएगा जो कंपनीज पे करेंगी और इसमें से 160 बिलियन खर्च किया जाएगा पब्लिक के ऊपर। साउंड्स ब्यूटीफुल, लेकिन ब्रिटेन का इकोनॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट IFS ये कहता है कि कार्बन टैक्स से इतना रेवेन्यू नहीं आएगा, क्योंकि जब कार्बन टैक्स बढ़ेगा तो कंपनीज कार्बन एमिशन कम कर देंगी और जब एमिशन कम होगा तो रेवेन्यू भी कम होगा। और इससे ज्यादा फनी बात तो यह है कि जब ग्रीन्स पार्टी के लीडर जैक पोलंस्की से इंटरव्यू में पूछा गया कि फिस्कल डेफिसिट और टोटल गवर्नमेंट डेट में क्या फर्क होता है तो वो क्लियरली नहीं बता पाए। दोस्तों, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स 101 क्लास 11 का चैप्टर है और पार्टी का लीडर ये तक नहीं जानता। तो दोस्तों, ब्रिटेन की प्रॉब्लम सिर्फ एक लीडर की गलती नहीं है, किसी एक पार्टी की गलती नहीं है, किसी एक डिसीजन की गलती नहीं है। ये डेकेड्स की गलतियों का कंपाउंड इंटरेस्ट है जो आम जनता को आज पे करना पड़ रहा है। ऑस्टेरिटी ने इन्वेस्टमेंट खत्म करी और ब्रेक्जिट ने ट्रेड और टैलेंट को, कोविड ने रिजर्व्स खत्म कर दिए और यूक्रेन वॉर ने एनर्जी बिल्स को ब्लास्ट कर दिया। और इन सब के बीच में पॉलिटिकल क्लास ने कभी कोई लॉन्ग टर्म विजन नहीं बनाया और फोकस किया तो सिर्फ शॉर्ट टर्म पॉलिटिक्स पे, अगले इलेक्शन पे और कल के आने वाले हेडलाइंस पर। और दोस्तों, जो चाहिए था वो था पेशेंस, 10 से 20 साल की प्लानिंग इन इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी और प्रोडक्टिविटी। लेकिन जो मिला वो था पॉलिटिकल सर्कस, हर साल नया पीएम, कल्चर वॉर्स और शॉर्टकट की तलाश। और दोस्तों, अब एक आखिरी बात, ये देश ब्रिटेन जो आज स्ट्रगल कर रहा है, कभी हमारे देश पर हुकूमत चलाता था, हमारे रिसोर्सेज लूटे, हमारे लोग उठाए गए, हमारी क्लोथिंग इंडस्ट्री बर्बाद कर दी गई और तो और फेमाइंस के टाइम पे टैक्सेस लेना इन्होंने बंद नहीं करा। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि हमें खुश होना चाहिए इनके दर्द पे, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूं कि कोई भी एम्पायर इनविंसिबल नहीं होता, कोई भी पावर परमानेंट नहीं होती। जब आप अपने लोगों को इग्नोर करते हो, जब लॉन्ग टर्म सोचना बंद करते हो और जब पॉलिटिक्स को इकोनॉमिक्स से ऊपर रखते हो तो गिरावट जरूर आती है, फिर चाहे आप ब्रिटेन हो या फिर कोई और। कमेंट्स में बताओ आपको क्या लगता है, क्या ब्रिटेन बाउंस बैक करेगा या उसका दिवालिया आ जाएगा? और क्या भारत भी अपने पॉलिटिक्स को चमकाने के चक्कर में सेम रास्ते पर निकल गया है? और हां, मैक्रो कैफे को सब्सक्राइब करना मत भूलना और इस वीडियो को लाइक और हाइप भी करना। मैं हूं आपका दोस्त और इकोनॉमिस्ट आदित्य गुप्ता। टेक केयर, स्टे स्मार्ट, जय हिंद।